फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोग बहुविकल्पी आठों पेपर का हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, आठों पेपर का बहुविकल्पी हम लोग पढ़ लिए हैं। तो जाइए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ प्लेलिस्ट पे आपको चतुर्थ सेमेस्टर का आठों सब्जेक्ट का मैंने पूरा 2016 से लेकर के 2025 तक के सारे बहुविकल्पी को मैंने पढ़ा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आज से हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज एक ही वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, 2016 से 2025 तक का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2025 में आया है। स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखना है। तो स्वर के तीन भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब लघु स्वर, जिनके बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, छोटा री। यह ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ स्वर मतलब आ हो गया, बड़ा ई हो गया, बड़ा उ हो गया, ठीक है, ऐ हो गया। प्लुत स्वर क्या होता है, जिसके बोलने में दो मात्रा से ज्यादा का समय लगता है, यानी कि तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम है। ओम में जो ये ओम होता है, इसी को क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। 2025 में प्रश्न पूछा है, यानी कि पिछले चौथे सेमेस्टर में पूछा था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी या विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखिए, तो जिन शब्दों के प्रयोग से क्या होता है, जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन या कारक के कारण, यानी कि लिंग मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है। ये संस्कृत में नपुंसक लिंग होता है, लेकिन हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है, तो अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द जो लिंग वचन के कारण क्या होता है, शब्दों के प्रयोग से परिवर्तन आ जाता है। सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। इवन नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो दो से क्या हो, भाग देने पर कट जाए। देखिए, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10 12 14 18, ठीक है, ये सब क्या है, सम संख्या है। रचना के आधार पर, यानी कि इन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, 2025 में पूछा था। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, सरल वाक्य होते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस होता है। संयुक्त वाक्य यानी कि कंपाउंड सेंटेंस होता है। मिश्रित वाक्य यानी कि क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश शब्द के पर्यायवाची क्या जाएंगे, गणेश शब्द के पर्यायवाची में लंबोदर, गजानन, 2025 में ये पूछा है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, दो उदाहरण लिखिए, 2025 में पूछा है। तो नाक तथा मुंह से निकलने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, जो चंद्रमा के आकार का होता है, जैसे हंसी हो गया, चांद हो गया, पांच हो गया, मुंह हो गया, ये सब क्या है, अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं, श्रुत माने सुनना, श्रुतलेख से आप क्या समझते हैं 2025 में। तो श्रुतलेख का अर्थ है सुन करके लिखना, जो कि एक नंबर में है तो ज्यादा नहीं लिखेंगे। अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। तो अनुस्वार मतलब चंद्र बिंद सॉरी जो बिंदी होता है, बस फुल स्टॉप, यानी कि एक पाई और ऊपर फुल स्टॉप, जैसे कंचन हो गया। कंचन में देखिए जो बिंदी लगाई, तो कंचन क्या है, अनुनासिक है। जंगम हो गया, जंगम, तो जंगम पे देखिए बिंदी के जो लग रहा है उसी को अनुनासिक कहेंगे, अनुनासिक अनुस्वार कहेंगे, सॉरी अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक क्या होता है, जैसे पांच, पांच हो गया, मुंह हो गया, तो जो चंद्रमा के समान एक फुल स्टॉप बीच में दे देते हैं, इसी को अनुनासिक कहते हैं। और अनुस्वार क्या कहते हैं, जो एक फुल स्टॉप रहता है, बस सिंपली उसी को कहते हैं। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं, लिखिए। तो गुणा में क्या होता है, गुणक होता है, गुणक होता है, गुणे, गुणक, गुणनफल होता है, ये गुणा के कंपोनेंट्स हैं। समानार्थी शब्द के, चूंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित, तो भाषा आप क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के, यानी कि हिंदी और गणित के पढ़ने लिखने की जो क्षमता का विकास होना चाहिए बालकों में, कैसे होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रथम पेपर है आप लोग का चौथे सेमेस्टर में। तो समानार्थी शब्द के दो उदाहरण लिखिए 2025 में। तो वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा स, मूर्धन्य स एवं छोटा स का उच्चारण स्थान लिखिए, 2025 में पूछा है। तो बड़ा स क्या है, तालु से है,
मूर्धन्य स किसे है, मूर्धा से है बोला जाता है उच्चारण स्थान, और छोटा सा दांत से बोला जाता है, दंत वर्ण है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऐच्छिक शब्द का विलोम। तो ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखना 2025 में, तो ऐच्छिक का क्या जाएगा, अनैच्छिक। आघात किसे कहते हैं, तो जब किसी ध्वनि में विशेष बल या जोर देकर उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे आघात या स्वराघात कहते हैं। आघात मतलब थोड़ा सा प्रेशर देकर के बोलना। पठन कितने प्रकार का होता है 2025 में, तो पठन के प्रकार, तो मुद्रा भाव पठन, क्या हो गया, मुद्रा भाव पठन। तो मुद्रा भाव पठन का मतलब क्या होगा, जैसे आप न्यूज़ में देखते होंगे जो थोड़ा सा बोल नहीं पाती होगी, जो गूंगे होंगे न्यूज़ वाले, बोलते हैं ना, आता है कि बधिरों के लिए समाचार, जो मुख बधिर होते हैं जो बोल नहीं पाते, वो मुद्रा भाव पठन का काम करता है। दृश्य पठन, तो पठन क्या गया, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय अभिनय पठन, चित्र पठन, ये सब पठन के प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। तो मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था 2025 में। तो कोठारी आयोग ने गणित की शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता दी और कहा कि विज्ञान, जो विज्ञान और गणित को शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। तो विज्ञान और गणित को शिक्षा का अभिन्न अंग कोठारी आयोग ने माना है। उन्होंने गणित को शिक्षा के पहले 10 वर्षों में, यानी कि क्लास 1 से 10 तक आप लोग गणित पढ़ते हैं, सबके लिए मैंडेटरी होता है। 11 से क्या होता है, कोई आर्ट्स में जाता है, कोई साइंस मैथ ग्रुप में जाता है, ठीक है, कोई मैथ लेता है, कोई बायोलॉजी लेता है 11 से। तो वही तो शिक्षा के पहले 10 वर्षों में एक अनिवार्य हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी कोठारी आयोग की। देन है कि आप कक्षा 10 तक गणित पढ़ते हैं, 11 से क्या करने लगते हैं आप पढ़ने, कोई बायोलॉजी पढ़ता है, कोई मैथ पढ़ता है, कोई वाणिज्यिक पढ़ता है। विस्तारित रूप में लिखी संख्या ज्ञात कीजिए 2025 में। तो 5869, तो क्या हो जाएगा, 5869 है। ये तो आप लोग लिख ही लेंगे, स्थानीय मान दिया था उसका, वही लिखना था। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग लिखे 2023 में। तो हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग क्या हैं, तो हिंदी भाषा को कैसे सीखेंगे, सबसे पहले वर्ण, यानी कि अल्फ़ाबेट के बारे में, क ख ग घ अ आ इ ऊ, क्या करेंगे, उसको याद करेंगे, पहचानेंगे, शब्दों को फिर पहचानेंगे, ठीक है, जैसे क म ल हो गया तो शब्द हो गए। पहले हमने वर्णों को याद किया, पहचाना कि हाँ ये क होता है, उसके बाद कमल यानी कि शब्दों को पहचाना, उसके बाद हमने जाना कि हाँ लिपि हिंदी में ऐसे, हिंदी लिपि है, अंग्रेजी है, उर्दू, अरबी, फारसी लिपि हो गया। अब लिपि के बाद हम लोग इसको बोलेंगे तो पता चलेगा हाँ बोलने पे कमल का ध्वनि ऐसे आता है, फिर वाक्य बना देंगे, कमल खिलता है। यानी कि वर्ण, शब्द, लिपि, ध्वनि और वाक्य, ये किसी भी भाषा के सीखने के मूल अंग है। कोई भी भाषा, हिंदी ही भाषा नहीं, कोई भी भाषा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं 2023 में, तो जिन वाक्यों के प्रयोग के कारण रूप न बदल सके अविकारी कहलाते हैं। यथा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण में जैसे अविकारी, विकारी क्या होता है, जिनसे लिंग वचन के प्रयोग से क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, उसको विकारी कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण अविकारी होता है, जैसे धीरे धीरे में, जैसे धीरे धीरे को आप परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, कोई कोई भी चीज, ठीक है, तो धीरे धीरे हो गया। संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। अभिकारी के उदाहरण है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो उच्चारण में 2 मात्राओं का समय, जैसे बड़ा आ, बड़ा ई, अ हो गया, ये गलत दिया है, दीर्घ स्वर नहीं अ होगा, ठीक है, अय भी नहीं होगा, अय ओ औ दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए, 2023 में पूछा है, तो अनुनासिक स्वर को परिभाषित करना है। तो अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्रमा के आकार का एक कटोरी नुमा बनाइए ऊपर ऐसे, और एक बिंदी हो जाए, ये अनुनासिक स्वर। इन स्वरों को उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकलती है, इसके लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वर है, तो क्या है अनुनासिक, क्या है अनुनासिक स्वर है, संवाद हो गया। तो संवाद कैसे लिखा था, आप लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये अनुनासिक, ठीक है। तो ये संवाद, आप इसको अनुस्वार नहीं मानेंगे, संवाद क्या है, अनुनासिक है। उंगली, उंगली भी क्या है, अनुनासिक है। पूंछ पे देखिए चंद्रबिंदी लगा है, पूंछ, बूंदे, चौक, ये सब क्या है, अनुनासिक है। सम संख्या तथा विषम संख्या में अंतर लिखिए, 2023 में पूछा है।
तो सम संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 10। विषम संख्या क्या होती है? जो दो संख्या से पूर्णतः विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। 1 3 5 7 9। ये ध्यान देंगे कि विषम संख्या 1 से शुरू होती है और सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी सम अभाज्य, सबसे अभाज्य छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी। सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रुत लेख यानी कि सुन करके लिखना। श्रुत लेख तथा सुलेख यानी कि सुंदर लिखावट में अंतर स्पष्ट कीजिए 2023। श्रुत लेख मतलब सुन करके लिखना और सुलेख मतलब सुंदर लिखना। तो श्रुत लेख माने सुन करके लिखना। श्रुत लेख का अर्थ है सुन कर लिखना। जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख लेता है, यानी कि जिस बच्चे को क्या होता है, ऐसे राइटिंग लिखना आता है, उसको क्या कि बोल दे, इमला नहीं कहते हैं, इमला या निबंध, जैसे उसको मुंह से बोली और वो लिखने लगता है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसी को सुलेख कहते हैं। तो जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, और उसे श्रुतलेख की प्रेरणा देनी चाहिए। सुलेख, सुलेख शब्द लेख के पहले सु उपसर्ग लगने से बना है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लिखन। जितना सुंदर लिखेंगे आपको वही सुलेख कहलाता है। भाषा शिक्षक को प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बालक प्रारंभ से ही सुंदर लेख लिखता है, उसका आगे चलकर हस्तलेख बड़ा ही सुंदर और आकर्षक बन जाता है। देखते होंगे आपके क्लास में कुछ कुछ बच्चों का बहुत ही सुंदर राइटिंग होता है, तो वही सुलेख होता है। 64 अमरूद 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितने अमरूद मिलेंगे? 2023 में पूछा था। ठीक है। तो 64 अमरूद है और 4 बच्चों में भाग बांट दीजिए। तो बांटेंगे तो भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 16 चौके 64, यानी कि क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे को 16 अमरूद देंगे। ये तो सिंपल ही है, आप लोग समझ सकते हैं, आसान है। अवरोही क्रम को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए 2023 में। तो अवरोही क्रम बड़ी संख्या, तो अवरोही मतलब क्या होता है? उतराव। अवरोही मतलब क्या हो जाता है? उतराव, यानी कि इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ऐसे नीचे उतर रहा है। आरोही मतलब चढ़ाव। तो आरोही में क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे ऊपर चढ़ेगा आरोही में, यानी कि क्या हो जाएगा? असेंड करेगा। असेंडिंग ऑर्डर को आरोही क्रम कहते हैं। तो क्या हो गया? अवरोही क्रम बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, क्योंकि देखिए 10 9 ऐसा, तो बड़ी संख्या पहले लिखे हैं तथा बाद में घटते हुए चले जाते हैं। जैसे 50 होगा, 32 होगा, 26 19 17 23, यही सब क्या होगा? तो आरोही अवरोही तो आप बचपन से पढ़ते हैं, इसको बताने की उतनी आवश्यकता नहीं है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? 2023 में पूछा है। तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई फालतू क्वेश्चन कल मैं नहीं लेकर आया हूँ जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत हो, यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो आपको डीएलएड में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आश्चर्य, हर्ष, शोक, उत्साह आदि प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अंधकार के 3 समानार्थी शब्द लिखिए 2023 में पूछा है। तो अंधकार, तम, अंधेरा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के आपके 6 भेद हो जाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संख्या 65,342 व 7 से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए 2023 में पूछा है। तो देखिए 7 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? भाग देने का आपको पता है ना, तो 7 से भाग देंगे 65,342, तो क्या आ जाएगा? तो भागफल यहाँ पाएगा आपका, ठीक, और नीचे क्या आएगा? शेषफल आएगा। तो 7 त्रिकी 21, 7 नवा, देखिए 7 नौवा 63 हो जाएगा। फिर बचेगा कितना? 2, फिर यहाँ पर उतर जाएगा 3, तो 7 त्रिकी 21, ठीक है, ऐसे करके बचेगा आपका फिर 2। जब फिर 2 बचेगा तो फिर ये क्या करेंगे? 4 उतार देंगे, यानी कि 7 त्रिकी 21, फिर देखिए 3 बचेगा, फिर 7 चौको 28, 7 चौके 28, तो कितना आया? ये गलत उत्तर दिया है, क्या हो जाएगा? 93 34, और शेषफल कितना आएगा? 7 चौके 28, ये 4 हो गया ना, तो शेषफल 4 आया। ठीक है, ये गलत दिया है, भाग दे करके आप लोग स्वतः भी देख सकते हैं, भाग ही तो देना है सिंपली।
तो संख्या 65,342 एवं 28,433 का योग ज्ञात कीजिए। इसको जोड़ने लेंगे, 65 हो गया, 342 हो गया, 28 हो गया, 443 हो गया, सिंपली इसे जोड़ लेंगे। तो 3 2 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, 8 5 13 3 हो गया, हासिल 1 हो गया, 7 और 2 9 हो गया। कितने? 93,785, ये सही दिया है। 2023 में पूछा था ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की सहायता से हम वस्तुओं का गिनती कर सकते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि जो भी आप अपने अंगुलियों पर गिनते हैं वो क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसका नेचर ही काउंटिंग होता है। भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से 2022 में? तो कोई भी भाषा के लिए आपको वर्ड की आवश्यकता होती है। वर्ड हो गया, उसके बाद आप वर्डों को पढ़ लेंगे तो शब्द हो गया। जैसे क हो गया, ये वर्ड है, ठीक। उसके बाद इसमें मॉलल मिला दिया तो क्या होगा? कमल हो गया, तो ये शब्द बन गया। अब इस लिपि, तो लिपि ये बन गया हमारा, कौन सा लिपि है? तो हमारा ये देवनागरी लिपि है। समझ रहे हैं आप हमारी भावनाओं को? तो ये देवनागरी लिपि है। उसके बाद ध्वनि क्या है? तो ध्वनि हमारा, देखिए हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषा में आ रही है, तो लिपि हो गया। उसके बाद वाक्य यानी कि सेंटेंस हो गया। तो कमल फूल कीचड़ में खिलता है, तो ये वाक्य हो गया। यानी कि किसी भी भाषा का क्या होता है? रीढ़ की हड्डी होती है, वर्ण होती है, शब्द होती है, लिपि होती है, ध्वनि होती है, वाक्य होती है। तो वर्ण, शब्द, लिपि, ध्वनि, वाक्य याद रखेंगे। 2022 किसी भी भाषा का संगठन इन्हीं चीज़ों से होता है। कोई भी भाषा, दुनिया का कोई भी भाषा, बस हिंदी ही नहीं। पठन के दो उद्देश्य लिखिए, 2022 है। तो पठन के दो उद्देश्य क्या है? आप क्यों पढ़ते हैं? कॉपी हुआ चाहे सॉरी, क्यों आप किताब पढ़ते हैं, चाहे क्यों आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके? क्योंकि आप ज्ञान के उपार्जन के लिए करें, ताकि आपकी कोई सामाजिक उपयोगिता बढ़े, समाज में अच्छा संदेश दे पाएँ, समाज को शिक्षित करें, ज्ञान विज्ञान नवाचार को बढ़ावा दें, समाचारों को जानने में सहायक होता है। क्या देश विदेश में चल रहा है, राजनीति तो आप लोग खूब देखते हैं, तो समाचारों को जानने में सहायक हो, शिक्षा प्राप्ति में सहायक हो। इसीलिए क्या है? पढ़ना पठन के उद्देश्य है, सिंपल लिख सकते हैं। हलंत किसे कहते हैं 2022 में? तो हिंदी लेखन में हलंत ऐसे होता है, चिन्ह का अत्यंत महत्व है। हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आप जब भी शिक्षक बन के जाएं तो बच्चों को हलंत के बारे में जरूर बताएं, ताकि उनको जीवन भर कंफ्यूजन में न जीना पड़े। हलंत से आशय स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। जैसे आप मैंने लिख दिया आधा क और अ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पूरा क, यानी कि हमेशा जो व्यंजन है उसमें आधा क और अ होता है। तो जब हलंत लगा देंगे तो क्या, ये स्वर हट गया है। जब स्वर हट गया तो इसको कहेंगे स्वर रहित वर्ण। तो स्वर रहित वर्ण क हो गया, या इसको आधा कहते हैं, आधा वर्ण। यानी कि जहाँ हलंत रहेगा उसका मतलब आधा रहेगा। आप लोग समझते हैं, जानते भी हैं बस। अयोगवाह किसे कहते हैं 2022 में? तो अनुस्वार हो गया, तो अनुस्वार हो गया का एक बिंदी हो गया, यानी कि फुल स्टॉप टाइप हो जाएगा, इसको अनुस्वार कहते हैं। जैसे कंचन हो गया, जंगम हो गया, ये सब क्या है? अनुस्वार है। और विसर्ग जानते ही हैं, विसर्ग तो पूरा संस्कृत आपने देखा ही है। 2022 में ये प्रश्न पूछा है। समास किसे कहते हैं 2022 में? यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पद वाले जब अपनी विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। सिंपली शब्द में कह सकते हैं, समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि शब्दों को संक्षेप कर देना ही क्या है? संक्षेपीकरण है, यानी कि समास है। जैसे पंचवटी हो गया, लंबोदर, गजानन, ये सब समास है। हरस्व स्वर किसे कहते हैं 2022 में? जिन शब्दों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हरस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई और छोटा ऊ। ध्यान रखेंगे, बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर में हो जाएगा। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि कहलाती है। 2022 में प्रश्न पूछा है। अनुनासिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? तो अनुनासिक ध्वनियाँ क्या हो जाएंगी? जैसे हंसी भी देखिए चंद्रबिंदी लगाती है, अनुनासिक हो गया। चांद हो गया, पाँच हो गया, मुंह हो गया, ये सब अनुनासिक है। गणित के अवयवों के नाम लिखिए, 2022 में पूछा है। तो गणित के कितने अवयव होते हैं? तो गणित में क्या होता है? अवयव मतलब पार्ट्स होते हैं। तो गणित में बीज गणित होता है, गणित में होता है बीज गणित, उसके बाद होता है रेखा गणित, उसके बाद होता है सांख्यिकी, यानी कि अलजेब्रा हो गया। ठीक है, सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, रेखा गणित मतलब लाइन मैथमेटिक्स इसको कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न, अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए, 2022 में पूछा है। अशुद्ध उच्चारण में प्रायः निम्नलिखित कारण होते हैं। ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना। ध्वनि विकृति, तो अशुद्ध उच्चारण क्या है? ध्वनि लोपन है। ध्वनि विकृति है यानी कि किसी ध्वनि का अल्प उच्चारण या अति उच्चारण कर दें। ठीक है। ध्वनि का सही ज्ञान न होना, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना, हकलाना या तुतलाना, जैसे कुछ लोग हकलाते हैं तुतलाते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं उच्चारण कर पाते हैं, या कम सुनने से भी ध्वनि का आप लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। ध्वनि की परिभाषा लिखिए 2022 में। तो ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, यानी कि ध्वनि क्या है? भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है, और इसको क्या कहते हैं? फोनेटिक्स कहते हैं। तो भाषा ध्वनि विज्ञान को फोनेटिक्स कहते हैं, यानी कि इसको फोनेटिक्स या स्वनिम कहते हैं। फोनेटिक्स या स्वनिम कहते हैं, यानी कि ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2022 में पूछा है। तो संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग। नाम से काम स्पष्ट है, संयुक्त, दो या दो से अधिक व्यंजनों का संयोग। अन्य शब्दों में जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ इकाई के रूप में प्रयोग होते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। विद्यार्थी, ये छतरी वाला छ हो गया। विद्यार्थी में क्या है? जो द्य है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। फिर छ, त्र, ज्ञ, स्त्र, ये सब क्या है? ये सब संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, श्रुत लेख क्या है? सुन करके लिखना क्या है? इसका महत्व बताइए, 2022 में पूछा है। तो श्रुत लेख का अर्थ है सुन करके लिखना। तो जब विद्यार्थी लिखने में प्रवीण हो जाता है, यानी कि पारंगत हो जाता है, प्रोफिशिएंट हो जाता है, यानी कि इंटेलिजेंट हो जाता है और प्रतिलिपि भी लिख सकता है, तब उसे श्रुत लेखन लिखने की प्रेरणा देनी चाहिए। आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाइए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बताना है 2022, जैसे 1 2 3 4 5 बढ़ते हुए क्रम, यानी कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो आरोही क्रम को उदाहरण बताना है, तो आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को। जैसे आरोही मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे बढ़ते क्रम में आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर। इसी क्रम में और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, तो इसी को आरोही क्रम करते हैं। आशा करते हैं आपको आरोही अवरोही तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 8,889 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए, 2022 में पूछा है। तो 889 का, तो देखिए ये इकाई है और ये क्या है? दहाई है, तो 80 हो गया, ये सैकड़ा है तो 800 हो गया। तो ऐसे स्थानीय मान निकालेंगे। 2021 में भाषाई कौशल के प्रकार लिखिए, 2021 में पूछा है। तो भाषा के कौशल क्या है? सुबोपली, 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 यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या इसको कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये LSRW। तो क्या जाएगा? श्रवण, लेखन, पठन और वाचन। सुलेख का महत्व लिखिए, 2021 में पूछा है। तो सुलेख शब्द लेख से पहले सु उपसर्ग लगाने से बनता है। इसका अर्थ है सुंदर तथा श्रेष्ठ लेख। भाषा शिक्षक को आरंभ से ही बच्चों में सुंदर लेख लिखने की आदत डालनी चाहिए। जो बच्चा आरंभ में सुंदर लेख लिखता है, आगे चलकर उसकी हस्तलेख बड़ा हुई सुंदर और आकर्षक बन जाता है। प्रतिदिन के व्यवहार में और विशेषकर परीक्षा में सुलेख का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द लिखिए, 2021 में। तो अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द, प्रिय हो गया, अनुज हो गया, प्रिय मतलब छोटा बच्चे के लिए, अनुज मतलब छोटा भाई, चिरंजीवी हो गया, शुभाकांक्षी। तो अपने से छोटे के लिए 4 वर्ड, प्रिय, अनुज, चिरंजीवी, शुभाकांक्षी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अव्यय को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए, 2021 में। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो। अव्यय का मतलब क्या जाएगा? जो व्यय न हो। अ का देखिए, अ का मतलब ही होता है मनाही, निगेटिव है ये। तो अव्यय यानी कि जो व्यय न हो। जिन शब्दों के उपयोग से वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। तो अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण हो गया आज, कल, इधर, उधर, किंतु, परंतु, लेकिन, जब तक, अब तक, कब तक, कहाँ तक, ये सब क्या है? अव्यय है या अविकारी शब्द है।
2021 में यह प्रश्न पूछा था। अनुनासिक ध्वनि युक्त चार शब्द लिखिए, 2021 में पूछा था। तो अनुनासिक में हंसी, चांद, पांच, मुंह आदि ये सब क्या है, अनुनासिक ध्वनि है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, विच्छेद सहित लिखिए, 2021 में पूछा था। तो संयुक्त स्वर हो गया ओ हो गया, औ हो गया और ऐ हो गया। तो स्वर पूछा है, व्यंजन नहीं पूछा है, तो स्वर में क्या हो जाएगा, तो ओ हो गया, औ हो गया और ऐ हो गया। ये सब क्या है, संयुक्त स्वर हैं, ये दो स्वरों से मिलकर के बने हैं। राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, 2021 में। तो रावण राम के द्वारा मारा गया। तो राम जी ने रावण को मारा, तो रावण क्या हुआ, राम के द्वारा मारा गया। ये आपका क्या है, कर्मवाच्य है। और ऊपर वाला क्या था ये, इसको कहते हैं कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस। इसको क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस। और राम रावण के द्वारा मारा गया, ये पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य है। लिखना सिखाने की पद्धतियों को बताइए, 2021 में। तो लिखना कैसे सिखाया था बच्चों को, मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। तो मॉन्टेसरी विधि हो गया, रूपरेखा अनुकरण विधि हो गया, अनुकरण विधि हो गया, मनोवैज्ञानिक विधि हो गया, चित्र विधि हो गया, पेस्टाल्जी की रचनात्मक प्रणाली हो गया, जेका टाट विधि हो गया। तो ये बार याद रखेंगे, मॉन्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि केवल, मनोवैज्ञानिक विधि, चित्र विधि, पेस्टाल्जी की रचनात्मक प्रणाली, जेका टाट विधि। पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह का महत्व बताइए, 2021 में पूछा है। तो पठन की प्रक्रिया में, यानी कि पढ़ने की प्रक्रिया में जब तक उचित आरोह अवरोह का समावेश नहीं होता, यानी कि उतार चढ़ाव, कहाँ पे आपको हलंत का प्रयोग करना है, कहाँ पे अल्प विराम का, कहाँ पे रुकना है, ये सब जब तक उसमें सार्थकता उत्पन्न नहीं होता है और न ही पाठ्यवस्तु का भाव ग्रहण हो पाता है। पाठ्यवस्तु के भाव के अनुसार उचित आरोह अवरोह का अभाव उसके भाव ग्रहण करने में भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसलिए पठन का मूल तत्व आरोह अवरोह है। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा उचित आरोह अवरोह का ध्यान न रखते हुए पठन किया जाता है। अग्नि के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए, 2021 में पूछा है। तो अग्नि के चार पर्यायवाची में क्या हो जाएगा, अग्नि का हो जाएगा अनल, आग, पावक, दहन, ये चार पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, घटाने से क्या आशय है, 2021 में पूछा है। तो घटाना, तो एक संख्या में से दूसरी संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। घटाना क्या है, जोड़ का विलोम में उल्टा क्रिया है। जैसे जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक धन, दो धन, तीन, ठीक है। घटाएंगे तो क्या करेंगे, तीन में से दो घटा दिए तो हम ऐसे घटाते चले जाएंगे। संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं, 2021 में पूछा है। तो गणित की शिक्षा में संख्या बोध का अर्थ देखिए, यहाँ पर संबोध दिया है। संबोध निर्माण में चार, संबोध निर्माण के चरण से आप क्या समझते हैं। तो गणित की संख्या में संख्या बोध का अर्थ है संख्याओं का अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध, यानी कि संख्याओं का जो अंतः प्रज्ञात्मक समझ या बोध है वही संबोध निर्माण हो जाएगा। संख्याओं के बोध में संख्याएं, उनका परिणाम, उनका परस्पर संबंध, छोटा बड़ा आदि तथा उन पर संक्रिया करने से वे कैसे प्रभावित होते हैं आदि सभी चीजें सम्मिलित हैं। प्रश्न, किसी संख्या के भाजक 9 हैं, भागफल 7 है तथा शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला ने पढ़ा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए, तो भाज्य कितना है, ज्ञात करना है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक हो गया 9 गुणे 7 धन 6, तो 7 63 और प्लस 6, तो क्या जाएगा 63 और 6 69, ये उत्तर हो जाएगा। किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं, तब एक सैक, ये कितना है, हजार, 10 से लाख, यानी कि 7,19,925 पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारियों की आवश्यकता होगी। तो अलमारियों की आवश्यकता पूछ रहा है। तो देखिए, पुस्तकें कितनी है, किसी पुस्तकालय के एक अलमारी में 725 पुस्तकें हैं, तो इतने पुस्तकों को रखने के लिए कितनी अलमारी हो जाएगी, तो भाग दे देंगे, ठीक है। 7,19,925 में भाग दे देंगे 725 से, तो 993 अलमारी का आवश्यकता है। हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, 2020 में पूछा है। तो सुनना,
भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है। कोई भी भाषा आप कैसे सीखेंगे? जब तक आप सुनेंगे। देखिए LSRW या सुबोपली। तो कोई भी भाषा कैसे सीखेंगे? तो सबसे पहले देखिए क्रम में क्या आता है? सुनना आता है, तो लिसनिंग आता है। तो सुनना भाषा सीखने का प्रथम प्रमुख तथा प्रथम अंग है, यानी कि सुनना भाषा सीखने के लिए आवश्यक है। बच्चा सुनकर तथा पढ़कर भाषा सीखता है। बच्चा क्या करता है? सुनता है, सुनने के बाद भाषा को पढ़ता है। भाषा कौशल के अंतर्गत चार बातें आती हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सुबोपली LSRW। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? 2020 में तो जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य, तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य क्या होते हैं? दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन पढ़ रहा है और मोहन खेल रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य है। यानी कि जिस वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य हो और समानाधिकरण बोध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हो। देखिए सोहन पढ़ रहा है, ये क्या है? एक पहला स्वतंत्र उपवाक्य है। मोहन खेल रहा है, ये दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य है। और बीच में क्या है? और क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। और क्या है? ये समुच्चय है, दोनों को जोड़ता है, दोनों उपवाक्यों को जोड़ता है, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 2020 में पूछा था, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? 2020 में तो कहानी शिक्षण बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने, तो कहानी शिक्षण क्या करती है? बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों के मनोरंजन तथा आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, बच्चों को जब आप कहानी सुनाते हैं तो वो खूब इंटरेस्टिंग सुनते हैं, तो इससे क्या होता है? उनके ज्ञान में वृद्धि भी होता है और उनको बोर भी नहीं होते हैं, जो छात्रों में विचार, कल्पना तथा तर्क शक्ति को विकसित करता है। सौभाग्य का विलोम शब्द लिखना है, 2020 में पूछा है। तो सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य है। इकाई किसे कहते हैं? तो एक सी वस्तुओं के समूह में से किसी एक वस्तु को उस वस्तुओं के समूह की इकाई कहा जाता है। तो क्या है? एक सी वस्तुओं के बीच में से कोई एक वस्तु को चुन लेंगे तो वो समूह की इकाई या यूनिट कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं? 2020 में पूछा था। तो किसी भी संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए दाएं से, ठीक है, क्या से? दाहिने से बाएं, ठीक है, दाहिने से, जैसे मान लीजिए ये दाएं मतलब राइट हो गया, तो राइट हो गया, और ये लेफ्ट हो गया। तो दाहिने से बाएं की ओर संख्या के स्थान की गिनती करते हैं, जैसे 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ से ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, या सैकड़ा हो गया। तो क्या होगा? दाहिने से बाएं जा रहे हैं ना। फिर उसके स्थानीय मान का निर्धारण करते हैं। अंक के स्थानीय मान का अर्थ होता है वह अंक किस स्थान पर है। ठीक है, इकाई पे है कि दहाई पे है कि सैकड़ा पे है। ठीक है, इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है कि हजार पर है, इसी को स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य हमने पढ़ लिया, यानी कि जो जब दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे सोहन पढ़ रहा है और मोहन पढ़ रहा है, तो और क्या है? समुच्चय समानाधिकरण शब्द से जुड़ा हुआ है, उसी को संयुक्त वाक्य। तो अब सरल वाक्य देखिए, तो सरल वाक्य क्या जगह? बस मिश्रित वाक्य बच रहा है। तो सरल वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विषय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अथवा जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सरिता स्कूल जा रही है, तो सरिता केवल एक ही काम कर रही है, बस स्कूल जाने का काम कर रही हो, तो एक ही उद्देश्य है कि स्कूल जाना है, और एक ही विधेय है। 346 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। 2020 में जब सभी अंकों का निकला है तो 6 का हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का हो जाएगा 60 हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा? 300 हो जाएगा। ये तो स्थानीय मान निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, ये सिखाने वाली बात नहीं है। आरोही क्रम किसे कहते हैं? देखिए हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं 2020 में? तो आरोही क्रम मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे बढ़ते हुए क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को लिखा जाता है, और फिर उससे बड़ी संख्या को इसी क्रम में, और अंत में सबसे बड़ा संख्या लिखा जाता है। ठीक है, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य? 2020 में पूछा है। तो लिखते समय जब कोई अंश छूट जाता है तो यह हंस पद या त्रुटि पूरक। तो हंस पद को क्या कहते हैं? जैसे आप गलती जाने अनजाने में कोई चीज छोड़ देते हैं लिखते समय, उसी को हंस पद कहते हैं। उसी वही चिन्ह लगा करके उसको, ऐसे होता है ना, उसी को त्रुटि पूरक चिन्ह या हंस पद लगाकर लिख देते हैं, इसी को हंस पद कहते हैं।
आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए, 2020 में पूछा था। तो आकाश के 3 समानार्थी शब्द बताइए कैसे लिखेंगे। तो आकाश के समानार्थी शब्द हैं गगन, नभ और आसमान। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की सहायता से इस वस्तुओं को गिनती कर सकते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पठन से आपका क्या अभिप्राय है? तो पठन का शाब्दिक अर्थ है पढ़ना, अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और उसके अर्थ को ग्रहण करना। इस प्रक्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है। 2019 में पूछा था लेखन किसे कहते हैं? जब हम अपने मन का क्या करते हैं, बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं, तो इस प्रकार की अभिवृत्ति को लेखन कहा जाता है। लेखन की अशुद्धियां क्या हैं? तो लेखन की अशुद्धियों के अंतर्गत रेफ। तो लेखन की अशुद्धियों में क्या आता है? लिखते समय आप क्या क्या गलतियां करते हैं? तो रेफ या रकार संबंधी दोष, शिरोरेखा संबंधी दोष, अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष, मात्रा संबंधी दोष, वर्णों का लोप हो जाता है, वचन संबंधी लोप होता है, अल्प प्राण तथा महाप्राण की अशुद्धियां आदि हैं। आरंभिक पठन कौशल। आरंभिक पठन कौशल के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक है? तो आरंभिक भाषा जब आप पढ़ते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? तो शिक्षण और बालक के बीच आत्मीय संबंध होना चाहिए। पठन कौशल के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? 2019 में पूछा है। तो पठन कौशल यानी कि पढ़ने के कौशल में कौन से चीज़ें बाधा लाती हैं? तो बच्चे देखते हैं ना, अति शीघ्रता से पढ़ते हैं, खूब जल्दी जल्दी लगता है ट्रेन छूट रहा है, अटक अटक कर कुछ बच्चे बोलते हैं, व्याकरण तत्वों के ज्ञान का अभाव होता है। ये मोस्टली 95% लोगों में देखा जाता है। एकाग्रता का अभाव होता है, पठन कौशल में बाधा पहुंचाते हैं। लेखन कौशल को प्रभावित करने वाले तत्व या दोष कौन से हैं? तो लेखन कौशल यानी कि लिखते हैं अगर उसमें कुछ गलत हो जाता है तो बताना है प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं। तो शिरोरेखा की उपेक्षा, जैसे बहुत लोग लिखते हैं, जैसे लिख दिए बच्चे, लिख दिए कमल ऐसे छोड़ दिए, शिरोरेखा आपको ये वाली लगानी है। तो शिरोरेखा का अभाव नहीं होना चाहिए। शब्दों के बीच का अभाव, अक्षरों का विकृत आकार, विराम चिन्हों से संबंधित त्रुटि, अनुनासिक और अनुस्वार संबंधी त्रुटियां, ये सब त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, तभी आपका लेखन कौशल सुधरेगा। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतवाचक, इच्छार्थक, विस्मयादि, विस्मयार्थक वाक्य। तो वाक्य 8 प्रकार के: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। वर्ण किसे कहते हैं? तो जिनको खंड खंड न किया जा सके, वर्ण क्या है? जिनको खंड खंड न किया जा सके। जैसे हो गया आपका अ हो गया, अब अ को कौन कितना और तोड़ेंगे? नहीं तोड़ पाएंगे। तो जिनको खंड खंड न किया जा सके, अखंड मूल्य, तो अखंड जो खंडित न हो उस मूल्य ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वाक्य के खंड कीजिए, तो वाक्य के खंड कीजिए। तो वाक्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे उद्देश्य होता है, कोई भी वाक्य क्या होता है? उद्देश्य। और विदेश विधेय में खंडित किया जा सकता है, यानी कि हर वाक्य को 2 भागों में खंडित कर सकते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। याद रखेंगे। देखिए अब उद्देश्य हमने पढ़ लिया, और अब देखिए विधेय। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरणार्थ, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। तो ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने, तो जीवन के मित्र में क्या है? उद्देश्य है। तो जो जीवन के मित्र है, ये जो जो शुरुआती में होता है उसको उद्देश्य कहते हैं। और मुझे एक पेन दिया तो क्या है? ये विधेय है। तो विधेय क्या हुआ? जिसकी बात हो रही है। उद्देश्य है, तो उद्देश्य के विषय जीवन के मित्र ने, तो जीवन के मित्र के बारे में कौन बता रहा है कि मुझे एक सुंदर पेन दिया, तभी तो इसकी पहचान है जीवन के मित्र की। तो उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वो विधेय कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा,
राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो राम क्या हो गए आपका उद्देश्य हो गए। ठीक है, विधेय क्या हो गया, विधेय रावण को मारा। देखिए, तो राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम जी ने रावण को मारा, तो उद्देश्य क्या है, इसमें राम जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं 2020 में, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनि क्या है, हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। ध्वनि के प्रकार बताइए, तो ध्वनि के प्रकार स्पष्ट करने के लिए ध्वनि उत्पादक अवयवों को जानना आवश्यक है, जो निम्न है: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जिह्वा तथा नासिका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बालाघात क्या है 2016 में पूछा है, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, तो किसके अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में बालाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि अक्षर, क्या ध्वनि अक्षर, शब्द या वाक्य वाक्य का उच्चारण किया जाता है, और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातया अधिक बालाघात युक्त ध्वनि अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होती है। ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार बालाघात की परिभाषा है। स्वराघात क्या है, स्वर में उतार चढ़ाव होता रहता है, सुर उच्च, मध्य तथा निम्न हो सकता है। आप लोग समझ रहे हैं कि सुर ताल जो होता है वो कभी तेज कभी धीरे, जैसे सारे गामा पाधा निशा, ये जो होता है वो सुर उच्च और नीच हो सकता है। वास्तव में स्वर, सुर से तात्पर्य क्या है, स्वर से तात्पर्य, स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज से है जो कभी नीची कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है, तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है, क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में सब जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर, तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर कहला निकलता है, और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो हिंदी भाषा में उच्चारण को शुद्ध रूप प्रदान करने में स्वरों का विशेष स्थान होता है। तो हिंदी भाषा में स्वरों को कैसे करते हैं, तो उच्चारण में एक मात्रा का समय जहां होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ह्रस्व स्वर है। अनुनासिक स्वर क्या है, इन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वारा भी बाहर निकलती है, इसके लिए चंद्रबिंद का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर सुविधा के लिए स्थान अभाव के कारण चंद्रबिंदी के स्थान पर ये बस बिंदी ही लगा दिया जाता है, जैसे कहीं, मैं, है, ये सब क्या है, अनुनासिक है। तो कहीं हो गया चाहे मैं हो गया, ये है, ये सब अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है। अनुनासिक से अर्थ में अंतर पड़ता है, तो अनुनासिक से क्या होता है, अर्थ में अंतर पड़ता है। प्रयत्न से आशय समझाइए, तो प्रयत्न क्या है, प्रयास करना। ठीक है, तो ध्वनियों के उच्चारण से होने वाले, तो ध्वनि का उच्चारण जब आप करते हैं, तो जब भी आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारण से होने वाले यत्न को, यानी कि कठिनाई को या थोड़ा सा प्रेशर को या प्रयास को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ट वर्ग में आने वाले वर्णों के नाम लिखिए, तो ट, ठ, ड, ढ, ये सब क्या है, ये ट वर्ग में आते हैं, अड़ नहीं आता है। संयुक्त व्यंजन लिखिए, जब एक से अधिक व्यंजन एक साथ एक इकाई के रूप में आते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, चार संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त स्वर क्या है, ओ है, औ है और ऐ है। स्वर के भेद बताइए, तो स्वर के भेद बताना है आपको। तो स्वर के चार प्रकार हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वर क्या है, मुखाकृति के आधार पर होते हैं। ओष्ठ, ठीक है, ओष्ठाकृति के आधार पर यानी कि वर्तुलाकार स्वर, गोलाकार स्वर, और मुखाकृति के आधार पर संवृत स्वर और विवृत स्वर। उच्चारण के आधार पर, ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो जानते ही हैं स्वर के भेद, कंठ, तालु, मूर्धा, ये सब। तो स्वर के भेद कितने जाएंगे, मुखाकृति के आधार पर बांटेंगे स्वर को, ओष्ठ आकृति के आधार पर बांटेंगे, तो दूसरा भेद हो गया। तीसरा भेद क्या हो गया, उच्चारण के आधार पर स्वर को बांटेंगे। चौथा आधार क्या हो गया, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर को बांटेंगे। संदेश से आशय स्पष्ट कीजिए,
तो बालकों को उनके ज्ञानार्जन हेतु तथा व्यक्तित्व विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षकों द्वारा कई प्रकार का संदेश समय समय पर दिए जाते हैं। ऐसे में इन संदेशों को सुनकर समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वह इन संदेशों का अनुपालन करके ही उचित व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। नाटक शिक्षण क्या है? तो नाटक साहित्य का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अवस्था विशेष का अनुकरण कर आनंद लेना और दर्शक को आनंद प्रदान करना नाटक कहा जाता है। कविता शिक्षण के दो उद्देश्य लिखिए, 2018 में पूछा है। तो कविता शिक्षण के दो उद्देश्य कह जाएंगे, तो कविता शिक्षण के उद्देश्य, तो छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना क्या है? कविता शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। छात्रों को कविता पाठ पढ़ने सुनने योग्य बनाना, तो छात्रों में कल्पना शक्ति का बोध कराना भी क्या है? कविता का उद्देश्य है। और बोध शक्ति का भी, और छात्रों को कविता पाठ सुनने के योग्य बनाना। कविता शिक्षण का महत्व लिखिए। तो कविता मानव को रसपूर्ण तथा आनंद से परिपूर्ण कर देती है। कविता मानव हृदय को प्रभावित करती है। कविता क्या करती है? बालकों में रागात्मक यानी कि सुर ताल लय खूब अच्छे से, कुछ कुछ बच्चे होते हैं गाना गाते हैं, तो रागात्मक का विकास करती है। यश ईनात्मक का भी विकास करती है। ये कविता शिक्षण का महत्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाक्य की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो वाक्य के अंदर भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है। तो कोई भी सेंटेंस क्या करता है? भावों को अभिव्यक्त करता है। तो वाक्य के अंदर क्या होती है? भावों को अभिव्यक्त करने की क्षमता निहित होती है उसी में। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कितने हैं? तो हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। च वर्ण की ध्वनियां कितनी है? तो च वर्ण की ध्वनियां च, छ, ज और झ और इया है। तो कितनी है? 5 है। तो च वर्ण की 5 ध्वनियां, च, छ, ज, झ, इया। प वर्ण की ध्वनियां कितनी है? तो प वर्ण की ध्वनियां प, फ, ब, भ, म है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यानी कि जो अंदर से बोलने पे प्रयास लेते हैं। अंतस्थ क्या हो गया? य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया, ये सब क्या है? अंतस्थ है। इनको बोलिए, आप बोल के उच्चारण करके देखिए। अंदर से गले से प्रेशर पड़ता है। य, र, ल, व, ये कंठ से बोलना पड़ता है। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द लेटर, ठीक है। तो अक्षरों, शब्द क्या है? अक्षरों हो गया, जैसे क हो गया, अक्षरों अथवा वर्णों तथा वर्णों। तो अक्षर हो गया कमल, ठीक है। तो क वर्ण हो गया और कमल क्या हो गया? भी क भी क्या अक्षर हो गया। तो अक्षर तथा वर्णों के, जैसे क, कमल किसे बना है? तो क धन म धन ल से। तो अक्षरों तथा वर्णों के परस्पर मेल को शब्द कहते हैं। अक्षरों या वर्ण मिला करके क्या बनता है? शब्द बनता है। अक्षर कहिए चाहे वर्ण कहिए, दोनों सेम ही बात हुआ। हलंत से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट कीजिए। हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का महत्व अत्यधिक है। यहाँ हलंत से आशय हिंदी लेखन में जब किसी व्यंजन को स्वर रहित प्रदर्शित करना होता है, जैसे व्यंजन, जैसे ले लिए, जैसे हमने ले लिया छतरी वाला छ, अब इसमें से स्वर निकालना है तो क्या करेंगे? छतरी वाला छ पे हलंत लगा देंगे और अ को किनारे कर देंगे। तो देखिए ये क्या हो गया? ये जो छतरी वाला छ है, ये क्या हो गया? ये व्यंजन क्या हो गया? स्वर रहित हो गया। कैसे स्वर रहित हो गया? ये जब इसको क्या कहेंगे? स्वर रहित व्यंजन। यहाँ से स्वर निकाल दिए तो इसको कहेंगे स्वर रहित व्यंजन। तो हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क को आधा क लिख देंगे तो ये क्या हो गया? ये स्वर रहित व्यंजन हो गया। ल को हलंत लगा देंगे तो इसमें से स्वर निकल गया, तो स्वर रहित व्यंजन। मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से है? 2019 में पूछा है, देखिए। तो मूर्धन्य वर्ण, ठीक है, एक तो आप ये जानते हैं स, ठीक। अब देखिए ऋषि वाला री भी मूर्धन्य है, ट भी मूर्धन्य है, यानी कि ऋषि वाला देखिए ट वर्ग का पूरा क्या है? मूर्धन्य है। तो ट में क्या जाएगा? ट में आएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। ये क्या हो जाएगा? ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। तो जो भी ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक। अब बाकी का ये मूर्धन्य स है, पेटफारुआ स जिसको कहते हैं, और ये स हो गया, फिर र हो गया, और ये क्या बोलते हैं? ऋषि वाला री हो गया। ये सब क्या हो जाएगा? मूर्धन्य में आ जाएगा। देखिए संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो नागरी लिपि है। तो संस्कृत भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? नागरी लिपि कहते हैं, याद रखेंगे। विसर्ग का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हिंदी लेखन में विसर्ग के प्रयोग से किसी भी शब्द में बल प्रदान किया जाता है, यथा दुख के स्थान पर दुख लिखना। तो विसर्ग क्यों लगाया जाता है? जैसे किसी भी चीज पर जोर देना, जैसे सुख है
तो सु यहाँ पे विसर्ग लगा देंगे तो क्या जाएगा ये, यानी कि सुख पर यानी कि स पर बल दिया गया है। जैसे दुख के स्थान पर दुह ख लिखना है, यानी कि दू, और फिर इसे विसर्ग लगा देंगे तो यानी कि जो ये विसर्ग है इसको प्रेशर देने का काम कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। क वर्ग में कितने वर्ण हैं? तो क वर्ग में 5 हो जाएंगे, क ख ग घ अंग। अल्प विराम चिन्ह बताइए। तो वाक्य में अल्प विराम यानी कि एक हलंत का प्रयोग वाक्य के मध्य में अर्ध विराम से कम समय रुकने के लिए किया जाता है। तो अर्ध विराम से कम, देखिए ये अर्ध विराम है, यानी कि क्या है, ये अर्ध विराम बड़ा है और ये अल्प विराम छोटा है। यानी कि अर्ध विराम में ज्यादा रुका जाता है, ठीक है, लेकिन अल्प विराम में बहुत ही कम रुका जाता है। यही अंतर है बस। जो शब्दांश जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं तथा नए शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और जो पहले जुड़े जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं, और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं। निर्देशक चिन्ह का वर्णन कीजिए। तो निर्देशक चिन्ह को डैश, ऐसे जो डैश देते हैं डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। यथा विनोद ने पूछा, फिर डैश आप कब आएंगी। तो यथा विनोद ने पूछा डैश खैर आप कब आएंगे। रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की। इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए, यानी कि ये एक्टिव वॉइस में दिया है और आपको चेंज करने के लिए पैसिव वॉइस में बोल रहा है। तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई। ये 2019 में पूछा था। अर्ध विराम को समझाइए। तो वाक्य में पूर्ण विराम से कम देर ठहरने के लिए अर्ध विराम, ऐसे एक बिंदी और नीचे हलंत, ये अर्ध विराम का चिन्ह है, का प्रयोग किया जाता है। यथा विवेक, हिमालय, दिल्ली आदि। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? 2019 में पूछा है। तो वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। देखिए अभी तक जितने 2016 से 2025 तक क्वेश्चन है सब सारे लगभग मैंने पढ़ा दिया है। बाकी अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये उतना जरूरी नहीं है कि आप पूरा ये देखें, अब आप लोग इसकी भी कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरोप, आरी, आज तथा आशा के विलोम शब्द लिखिए। तो आरोप, आरोप का क्या हो जाएगा? विलोम प्रत्यारोप। आरी का क्या हो जाएगा? मित्र, ठीक है, आरी मतलब दुश्मन, और दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। आज का कल हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा। उद्यान तथा बंदर के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उद्यान के समानार्थी क्या हो जाएगा? जो समानार्थी था उद्यान को बागीचा भी कहते हैं, बगीचा बाग भी कहते हैं, उपवन भी कहते हैं, ठीक है, उपवन मतलब भी बागीचा या बाग होता है या उद्यान होता है। बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा? बंदर को वानर भी कहते हैं, कपि भी कहते हैं और मरकट भी कहते हैं। श्रुतलेख के लाभ बताइए। तो श्रुतलेख के लाभ हैं, विद्यार्थियों की श्रवण प्रक्रिया में सुधार होता है, यानी कि बच्चे जब सुनते हैं तो सुनने की प्रक्रिया उनकी तेज होती है। लेखन सामग्री का विभाजन करके करना सीख जाते हैं। विराम चिन्ह आदि लगाना सीख जाते हैं सुनने से। शुद्ध, सुडौल एवं आकर्षक लेखन के अभ्यास हेतु किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो चित्र विधि, तो इस विधि में वर्ण से प्रभावित होने वाली वस्तु का चित्र बनाया जाता है। जैसे क के लिए कलम, ग के लिए गमला, घ के लिए घड़ा, प के लिए पंखा, त के लिए तराजू, च के लिए चक्की आदि। इस प्रकार खेल खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखाई जा सकती है। हिंदी के प्रत्येक वर्ण के लिए अलग अलग चित्र उपलब्ध है। जैसे ही विद्यार्थी वर्ण लिखने में निपुण हो जाएगा तब उसे मात्रा लिखने की शिक्षा दी जा सकती है। ये चित्र विधि का हो गया। सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्या या इवन नंबर, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए सम संख्या कहलाती है। उदाहरण 2 4 6 8। विषम संख्या क्या है? ऑड नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो विषम संख्या कहलाती है, 1 3 5, ठीक है। ऐसे अपरिमेय संख्या क्या होता है? इरेशनल नंबर, यानी कि जो परिमेय न हो। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर क्या है? वो ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय कहलाती है। जैसे 5 7, ठीक है, 5 को 5 7, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए 2018 में। तो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वो ऐसी संख्या जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में दर्शाया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब क्यू जीरो हो जाएगा, जैसे 1/0 हो जाएगा तो क्या जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो परिमेय संख्या 5/4 -1/6, 2 से 1/4 -5 2, ये सब क्या है?
परिमेय संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। जीरो सहित पूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर। जीरो सहित प्राकृतिक संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जीरो ले लीजिए और प्राकृतिक संख्या एक दो तीन चार, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या है एक से अनंत तक। ठीक है, इसको प्राकृतिक संख्या कहेंगे और जीरो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। जोड़ के अध्यापन में बच्चों को अगर आप जोड़ सिखा रहे हैं तो ध्यान देने हेतु क्या बात होगा? तो जोड़ के अध्यापन में ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। तो जोड़ के अध्ययन में प्राकृतिक वस्तुओं के रूपों को उदाहरण स्वरूप भी प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक जोड़ संबंधित तथ्यों का पूर्ण ज्ञान अत्यंत जरूरी है। स्थानिक मूल्य के समुचित ज्ञान के बिना जोड़ की प्रक्रिया का उचित प्रकार से समझ आना मुश्किल होता है। जोड़ संक्रिया को विभिन्न मनोरंजक विधियों की सहायता से सिखाना चाहिए। प्राथमिक जोड़ को सिखाने के लिए बच्चों को जोड़ संक्रिया से संबंधित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चित्र सहित अध्ययन कराना चाहिए। भाग क्या है? भाग क्या है? तो भाग का अर्थ बंटवारा है जो बार बार घटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो भाग क्या है? जो बार बार घटाने की प्रक्रिया ही भाग है। भाग का अर्थ बंटवारा। घटाना का अर्थ क्या है? तो किसी एक संख्या से दूसरी संख्या कम करना घटाना कहलाता है। गुणा को समझाइए। जोड़ की आसान विधि गुणा होती है। जैसे दो दो तिहाई छः। ठीक है, दो का तीन में गुणा करेंगे क्या जाएगा? छः हो जाएगा। तो ये जोड़ की आसान विधि। अब दो को तीन बार जोड़िए, दो दो दो, देखिए दो दो चार दो छः। तो जोड़ जोड़ का आसान विधि क्या होती है? तो जोड़ का जोड़ को आसान बनाने के लिए गुणा की आवश्यकता पड़ती है। तो जोड़ को आसान बनाने के लिए गुणा। तो जोड़ को आसान विधि गुणा होती है क्योंकि एक ही संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा का रूप ले लेती है। जैसे दो दो दो, इसे जोड़ते जाएंगे तो या तो दो को तीन बार जोड़िए, डायरेक्ट दो तीन छः पहाड़ा पढ़ के लिख दीजिए। इसीलिए बच्चों को जोड़ के बाद गुणा सिखाया जाता है। पहले जोड़, यानी कि बच्चों को गुणा डायरेक्ट नहीं सिखाना है, पहले जोड़ फिर गुणा फिर भाग। पहले जोड़ फिर घटाना फिर गुणा फिर भाग। एक अंक वाली संख्या को गुणा समझाइए। एक अंक वाली संख्या से गुणा बिना हासिल करना। उदाहरण, 22 को 4 से गुड़ाइए। एक अंक वाली संख्या से गुणा समझाना है तो 22 चौके 88 कर दीजिए। फिर दो इकाई दो दहाई गुणे 4 कर देंगे तो क्या जाएगा? 8 इकाई 8 दहाई, यानी कि 88 इकाई। कैसे? 8 दहाई 80, 8 इकाई प्लस 8 इकाई बराबर 88। इसी को बताया गया है कौन इकाई कौन दहाई है। संख्या 10 को क्या कहेंगे? तो संख्या 10 को एक दहाई कहा जाता है। 10 क्या है? एक दहाई है। 60 इकाई को क्या कहेंगे? तो 60 इकाई को 6 दहाई कहा जाता है। तो 60 इकाई है तो 60 इकाई को 6 दहाई कहेंगे। 80 में कितनी दहाई है? तो 80 में 8 दहाई है। कैसे? 80 दहाई है तो 10 से भाग दे देंगे तो कितने निकल जाएंगे? तो 80 में 8 दहाई है, 8 दहा में 80 तो 8 दहाई हो गया। 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखें। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखें। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं? तो एक सैकड़े में 10 दहाई। जैसे 100 है तो 100 में कितने हैं? तो 10 दहा में 100, तो 10 से भाग देंगे तो 10 आपका क्या हो जाएगा? दहाई हो जाएगा। तो 10 दहा में 100 यानी कि 10 दहाई हो गया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। फिर देखिए क्वेश्चन आएगा 2016 का। तो लेखन का अर्थ बताइए, 2016 में पूछा है। तो जो मन के भाव एवं विचारों के लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखी हैं, 2016 में पूछा है। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां हैं। स्पर्श व्यंजन, उच्चारण की दृष्टि से 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। सब 2016 में प्रश्न पूछा है, इसीलिए ये पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकारी शब्द, विकारी देखिए विकारी शब्द किसे कहते हैं? 2016 और 2020 में पूछा है। तो जिन शब्दों के प्रयोग लिंग, वचन व कारक के कारण के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए, 2016 में पूछा है। तो अ इ उ री, जीवा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो जीवा के आधार पर करना है, 2016 में पूछा था। तो जीवा के आधार पर क्या जाएगा? समृद्ध, अर्ध विवृत, विवृत, अर्ध समृद्ध। तो समृद्ध में क्या जाएगा? जिसके टाइम मुंह थोड़ा
पूरा खुला रहे। ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ। अर्ध विपरीत ए ओ औ। विपरीत क्या हो जाएगा? आ, यानी कि विपरीत मतलब पूरा मुंह खुला रहे, आ। विपरीत क्या है? आ है। अर्ध संवृत मतलब थोड़ा सा मुंह खुला रहे, ए और ओ। अर्ध संवृत 2016 में पूछा था। तो क्या हो जाएगा? समृत में जो मुंह, ई, छोटा ई, बड़ा ऊ, ये सब समृत हो गया। री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो री क्या है? मूर्धा या कठोर तालु। री क्या है? मूर्धा या कठोर तालु। उसमें व्यंजन क्या है लिखिए, 2019 और 2016 में पूछा है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है, वे उसमें व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स, स, ह, ये क्या है? उसमें व्यंजन है। 2016 में अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। तो जब स्वर क्या होता है? केवल मुख से बोला जाता है, मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु, जब नाक से बोलेंगे तो चंद्र बिंदी लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे उंगली हो गया, आंधी हो गया, आदि। हलंत से क्या अभिप्राय है लिखिए, 2016 में पूछा है। तो हलंत से अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण, जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 2016 में पूछा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। च वर्ग की ध्वनियां कितनी है, नाम लिखिए। तो च, छ, झ, ये क्या है? च वर्ग की ध्वनियां, च, छ, ज, झ, ञ। गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती हैं लिखिए, 2016 में। तो गुणा में निम्न संक्रियाएं होती हैं, गुणनफल, गुणज और गुणक होता है। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं, 2017 में पूछा है। तो सस्वर पठन की खूब तेज के पढ़ना, चिल्ला चिल्ला कर। सस्वर पठन मतलब स्वर सहित वाचन, यानी कि स्वर अ इ उ री सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन क्या होता है? स और स्वर। देखिए इसी में उत्तर छुपा है, स धन स्वर। स का अर्थ क्या होता है? साथ है, यानी स्वर के साथ वाचन ही सस्वर वाचन है। तो स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखी हुई विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के दो भेद हैं। तो सस्वर वाचन यानी कि स्वर के साथ कब पढ़ेंगे? एक आप आदर्श वाचन हो जाएगा और दूसरा क्या जाएगा? अनुकरण वाचन। तो सस्वर वाचन के दो दो भेद हो जाएंगे। तो सस्वर वाचन के दो दो भेद, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। तो शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन आदर्श वाचन कहलाता है। अनुकरण वाचन क्या होता है? बच्चों द्वारा किया जाता है, जो छात्र अध्यापक के अनुसार करते हैं। तो टीचर क्या करता है? आदर्श वाचन करता है, यानी कि टीचर मुख से जो बोल करके पढ़ाते हैं वो आदर्श वाचन है। ठीक है, इसलिए सस्वर वाचन का पहला पार्ट है। और जो अनुकरण वाचन है वो वो बच्चे करते हैं, टीचर का नकल करते हैं। भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के दो प्रमुख कारण बताइए। तो भाषा शिक्षण में क्यों आरोह अवरोह का कठिनाई होता है? भाव को समझकर जब नहीं पढ़ेंगे तो बोलने में दिक्कत होगा। धारा प्रवाह का अभाव रहेगा तो आरोह अवरोह में गलतियां होंगी। मूल भाव के विपरीत पठन करेंगे। शीघ्रता से पढ़ेंगे खूब, थोड़ा सा तेजी से नहीं पढ़ना है। पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें बताइए, 2017 में पूछा है। तो शुद्ध पठन शैली के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। पढ़ते समय प्रभावोत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। प्रत्येक शब्द पर बोल देना जरूरी है। ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। ये सब बातें सावधानियां हैं पढ़ते समय। असुंदर यानी कि असुंदर मतलब खराब लेखन के दो कारण बताइए, 2017 में। यानी कि बच्चे खराब राइटिंग क्यों होता है? तो लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो, उल्टा सीधा बैठ के लिखेंगे तो कहाँ लिखाई होगा अच्छे। लिखने की कापी और आंखों की दूरी उचित नहीं होगी, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही हमेशा लिखने की दूरी बनानी चाहिए। कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए, नहीं खूब आगे और खूब नीचे ही नहीं पकड़ना चाहिए। पेन को या सबसे ऊपर या सबसे नीचे नहीं पकड़ना, एकदम बीचों बीच में पकड़ना चाहिए जहाँ से आपको सुविधा हो, वैज्ञानिक तरीके से पकड़ना चाहिए। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तभी भी क्या होता है? सुंदर नहीं, खराब लेखन होता है। पठन कितने प्रकार का होता है?
तो पठन कितने प्रकार का होता है 2017 में पूछा है। तो पठन के प्रकार: मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन। यानी कि पढ़ने के प्रकार, यानी कैसे कैसे पढ़ेंगे। मुद्रा भाव से पढ़ेंगे, कोई इशारा कर रहा तो ये मुद्रा भाव पठन हो गया। दृश्य पठन, कोई दृश्य या कोई चित्र को देख के आप पढ़ते हैं तो ये दृश्य पठन हो गया। अभिनय पठन, कोई नाटक कोई डांस कर रहा है तो ये अभिनय पठन हो गया। चित्र पठन या चित्र को देख करके आप पढ़ते हैं तो चित्र पठन हो गया। शब्द किसे कहते हैं 2017 में। तो शब्द की परिभाषा इस प्रकार है: निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक विद्यालय, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। श्रुत लेख किसे कहते हैं 2017 में। सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ। देखिए कितना सटीक इसमें उत्तर लिखा है। तो कैसे शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा लेख ही वास्तव में श्रुत लेख है। सोचिए। तो श्रुत लेख किसे कहते हैं। तो श्रुत लेख किसे कहते हैं। सुनकर लिखे हुए लेख को सुलेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है और अन्य छात्र उसे लिखता है शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ। स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है 2017 में। जिन व्यंजनों के उच्चारण मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, यानी कि क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ये सब स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए 2017 में पूछा है। तो संकर शब्द क्या होते हैं। ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी रेलगाड़ी। नेक प्लस चलन, नेक चलन। वर्ष प्लस गांठ, वर्ष गांठ। ये सब संकर शब्द हैं। यानी कि जो जो सब ये शब्द दो भाषाओं, आप देखेंगे दो भाषा है। कैसे दो भाषा है। तो रेल हो गया और गाड़ी हो गया, ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है। ये नेक क्या है, उर्दू की भाषा है। चलन क्या है, ये शायद फारसी की भाषा है। वर्ष क्या है, ये अंग्रेजी है। ये गांठ क्या है, हिंदी है। तो ये जब संकर शब्द क्या होता है, ये शब्द दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विलोम शब्द किसे कहते हैं 2017 में पूछा है। तो जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे धनी निर्धन, प्रकाश अंधकार। शून्य को किस संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है 2017 में पूछा था। तो गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं, तो गणित में जब किसी संख्या शून्य से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भजन कहते हैं, भंजन कहते हैं, भजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है। ठीक है, शून्य क्या होता है, भाजक होता है। ये शून्य भाजक होता है। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। यानी कि शून्य से भाजक क्या है, अपरिभाषित है। शून्य को शून्य को किसी संख्या से भाग देने पे, शून्य को एक से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट, वही पूछा है। तो शून्य को किसी संख्या, माना वह संख्या एक है, से भाग देने पर इनफाइनाइट आता है, ये अपरिभाषित होता है। वास्तविक मान किसे कहते हैं 2017 में पूछा है। तो वास्तविक मान क्या होता है, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 है, जबकि स्थानीय मान 200 है। तो वास्तविक मान क्या होता है, जो कभी नहीं बदलता है। जैसे 445 है, तो 445 में 4 का वास्तविक मान क्या है, 4 है। अब ये 4 की जगह 5 तो कभी होगा नहीं, लेकिन इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी कि स्थानीय मान बदलता है लेकिन वास्तविक मान नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, उदाहरण दीजिए। 2019 और 2017 में। तो शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है।
ठीक है, 100 गुणे शून्य बराबर शून्य, यक्स गुणे शून्य बराबर शून्य। संख्या 41,325 एवं 60,7,061 की तुलना कीजिए 2017 में। तो पहली संख्या 41,325 में अंकों की संख्या क्या है, कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। दूसरी संख्या में कितने हैं, तो 4 हैं। तो क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा, वही उलट दिया है, बड़ा और चीज छोटा दिखा दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 12 पेंसिलें हैं। ठीक, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिलें दी गई हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिलें दी गई हैं। कितने बच्चों को पेंसिलें मिली, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12। तो कितने बच्चे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 बच्चे हुए। तो 6 बच्चों को, तो माना बच्चे कितने हैं, यक्स हैं, कुल पेंसिल 12 हैं, प्रत्येक बच्चे को दो दो पेंसिलें देनी है। तो यक्स गुणे दो, यानी कि प्रत्येक बच्चे को दो पेंसिल, यानी कि 2 यक्स बच्चे होंगे, 2 यक्स बच्चे बराबर यानी कि 12 बच्चे हैं। तो यक्स बराबर 12/2 यानी कि 6 बच्चों को मिली। पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए 2018। तो पठन शिक्षण की, यानी कि जो पढ़ने की जो शिक्षण की तकनीक है उसकी साम्य विधि लिखना है। तो इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है, यथा। तो पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि, तो ध्वनि साम्य विधि क्या है, इसमें एक जैसी जो ध्वनि होते हैं उनके वर्णों का ज्ञान होता है। जैसे राम हो गया, देखिए राम और काम क्या है, एक जैसा ध्वनि आ रहा है। तो एक जैसी ध्वनि आ रही है ना, तो एक जैसी ध्वनि है, तो राम वाले में भी और काम में भी। राम हो गया, काम हो गया, शाम हो गया, आम हो गया, दाम हो गया। ये बच्चों नहीं पढ़ाया जाता है एक दो के बच्चों को, कि सिंपल सिंपल वर्ड जिसे लिख देते हैं, राम काम शाम आम दाम, बच्चों से पढ़ाते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, पठन। जब बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पर के बुला करके, या उनको होमवर्क देते हैं, तो सिंपल सिंपल एक ही जैसा समध्वनि टाइप दिखते हैं, कि शब्दध्वनि एक जैसा रहता है, राम काम शाम आम दाम। इस विधि में बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कराना उपयोगी है। यही पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि है। तो ध्वनि साम्य विधि क्या होगा, जैसे देखिए राम लिख दिए, बच्चे को पढ़ा रहे राम काम, ठीक है, राम काम दाम आम शाम, ये सब ऐसे, ये बच्चों को, ये इसी को क्या कहते हैं, ध्वनि साम्य विधि। ये आपने ट्रेनिंग में किया होगा, बच्चों को पढ़ाया होगा ऐसे। व्यंजन वर्णों को लिखिए 2018 में। तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि। तो व्यंजन वर्णों को लिखना है, तो आप क से ज्ञ तक नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। एक नंबर का है, तो स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि। शब्द किसे कहते हैं 2018। तो शब्द किसे कहते हैं, तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले। तो जो निश्चित अर्थ को क्या करते हैं, तो जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक आदि। तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों को समूह, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ये ध्यान देंगे कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य किसे कहते हैं 2018 में पूछा है। तो जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध का ज्ञान होता है उन्हें निषेध सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता, यानी कि जहाँ पे नहीं आ जाए वो निषेधात्मक या निषेध सूचक वाक्य है। अंतस्थ व्यंजनों को लिखिए 2019 और 2018 में पूछा है। य र ल व। विलोम शब्द किसे कहते हैं, जब दो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ देते हैं तो एक दूसरे के विलोम कहलाते हैं। विलोम शब्द की विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, जैसे अधिक न्यून, अधिक का विलोम न्यून हो गया, असली का नकली, अर्थ का अनर्थ, आज्ञा का अवज्ञा। ठीक है, आज्ञा का क्या हो गया, अवज्ञा, यानी कि आज्ञा का विलोम अवज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं 2018 में। पर्याय का अर्थ दूसरा, पर्याय का अर्थ है दूसरा, पर्याय का अर्थ क्या आ जाएगा, पर्याय का अर्थ है दूसरा। देखिए रटना मत सीखिए, पर्यायवाची का मूल, इसका डेफिनेशन समझिए। देखिए इसका शब्द में ही अर्थ छुपा है। तो पर्यायवाची में जो स्टार्टिंग का जो पर्याय है, इसका मतलब ही होता है दूसरा, सेकेंडरी। तो पर्याय का अर्थ है दूसरा, अतः पर्यायवाची का अर्थ हुआ
उस अर्थ का बोधक दूसरा शब्द, जैसे अग्नि को क्या कह सकते हैं, आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं, पावक भी कह सकते हैं। तो ये पर्याय या क्या है, पर्यायवाची है, दूसरा, यानी कि अग्नि का दूसरा पर्याय ही क्या होता है, पर्यायवाची होता है। चाहे कोई भी शब्द का लेके बता सकते हैं। अनुपम, अनुपम का मतलब अनोखा, अद्भुत, अनूप, अनन्य। अनुपम का मतलब क्या होता है, अनोखा, अद्भुत, अनुपम का मतलब अनोखा, अद्भुत, अनूप और अनन्य। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, 2018 में पूछा था। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख स्रोत हैं। तो ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, तो ज्ञान अर्जन के लिए आप पढ़ सकते हैं पुस्तकें एवं पत्र पत्रिकाएं, इंटरनेट पढ़ें। पढ़ने से ज्ञानार्जन होता है, यानी कि ज्ञान में वृद्धि होती है, अर्जन होती है और ज्ञान वृद्धि भी। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए, 2018 में पूछा है। तो ये शब्द दो भाषाओं के शब्द, देखिए भाषा यहाँ पे है, दो लैंग्वेजों के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल अलग भाषा है, गाड़ी अलग भाषा है, रेलगाड़ी। नेक क्या है, अरबी का भाषा है। चलन भी अलग भाषा है, नेक, चलन। वर्ष गांठ, वर्ष प्लस गांठ, वर्ष गांठ। विराम चिन्हों संबंधी समस्या के प्रमुख कारण लिखे, 2018। तो जो 16 या 17 विराम चिन्ह है वो क्यों उनकी समस्या होती है लिखने में। तो रुकना या ठहरना, अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा बोलते समय अथवा लिखते समय कुछ स्थानों पर रुकना पड़ता है। अगर बिना रुके ही अपनी बात को कहते हैं तो सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आएगा, कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम उचित जगह पर रुककर अपनी बात कहेंगे तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार लिखते हुए विराम चिन्हों के प्रयोग से न केवल भावों में स्पष्टता आती है बल्कि उसका प्रभाव और सौंदर्य भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक। देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए, 2018। तो देवनागरी देखिए ऐसे लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, ठीक है, फिर 7 हो गया, फिर ऐसे 8 हो गया, फिर ऐसे 9 हो गया। ये देवनागरी। 1 2 3 ये तो अंग्रेजी वाला है। अंतर्राष्ट्रीय अंक अंग्रेजी, मूल संकेत अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप लोग लिख लेंगे, रोमन अंक वाला अलग होता है, ठीक है, ये अंग्रेजी अंक है। आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए, 2018 में। तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम को उदाहरण सहित। आरोही मतलब छोटे से बड़ा। देखिए 16 9 इतना ये अंक दिया है इतना, अभी क्या करना, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे छोटा क्या है, 8 है, देखिए ये 8 लिख लिए हैं। फिर उसके बाद क्या है, 9 है, तो 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 है, तो 10 लिख लिए। फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर 15 नहीं है, 16 है, तो डायरेक्ट 16 लिख देंगे। तो ये आरोही मतलब, जो आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम यानी कि छोटे से बड़ा। संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इनमें देखिए, इसमें तुलना किसी भी तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें कई अंक है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक हैं और इसमें कितने हैं, इसमें 4 अंक है। ये 5 अंकीय संख्या है और ये 4 अंकीय संख्या है। इसको घटाएंगे, इसका अंतर इतना है, इसका भाग दे देंगे तो लिखेंगे भागफल इतना। जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, इस दोनों का स्थानीय मान निकाल के आप तुलना कर सकते हैं। अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट या संबोध निर्माण, ठीक है, कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है, 2018। तो अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, क्या ठोस, मूर्त, मूर्त यानी कि उनके सामने उनको एहसास हो और वो देखें कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, यानी कि टीएलएम के माध्यम से समझाएंगे उनको दिखा करके। ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से कराएं, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां वो देखते हैं और महसूस भी करते हैं, एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री से बच्चों को पढ़ाने का बल दिया जाता है। 15 अमरूद हैं, प्रत्येक बच्चे को 3 3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चे को अमरूद मिले, ठीक है। तो 15 अमरूद है, तो 3 बच्चे को, एक एक बच्चे को 3 अमरूद, फिर 3 3 6, 3 9 9 3 12 और 3 15। तो एक बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, माना माना x बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को 3 अमरूद दिया गया है, बराबर 15 अमरूद है। तो कितने बच्चे हो गए, तो x बराबर 15/3, 3 पंजे 15, यानी कि कितने बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए।
तो 5 बच्चों को अमरूद मिला। पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए 2018 में। तो पठन में रुचि का विकास कैसे होगा? पढ़ने में बच्चों को रुचि कैसे आएगी? अक्षर बोध विधि से, यानी बच्चों को अक्षर का बोध कराएँगे। कविता विधि से बच्चों को पढ़ाएँगे तो खूब मज़ा आता है, देखेंगे बच्चों को। कहानी विधि से भी बच्चे खूब पढ़ने का प्रयास करते हैं, अरे यार कौन सी कहानी, इसमें बहुत मज़ा आता है। देखते हैं इसमें चोर कौन है, ये सब। ठीक है, अक्षर बोध हो गया, कविता विधि हो गया, कहानी विधि हो गया, ध्वनि साम्य विधि हो गया, यानी कि जैसे काम, साम, दाम, यानी कि ऐसे दाम, साम, काम यानी कि एक जैसे लगता है। वर्णों उच्चारण विधि, वर्ण के उच्चारण करके ये बच्चों को पढ़ने में रुचि डेवलप होगी। कैसे? अक्षर बोध विधि से, कविता विधि से, कहानी विधि से, ध्वनि साम्य विधि से और वर्णों उच्चारण विधि से। लेखन के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए 2018 में पूछा है। तो लेखन के किन्हीं 2 दोषों को लिखना है। तो अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष हो सकता है लिखने में, ठीक है। मात्रा संबंधी अशुद्धि हो सकती है, वर्णों का लोप हो सकता है, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष हो सकता है, शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग हो सकता है। स्वर किसे कहते हैं 2018 में पूछा है। तो स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं, स्वर क्या है? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती हैं। किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए 2018 में पूछा है। तो आ, ई, उ, ऐ, ओ और औ, ये क्या है? 4 दीर्घ स्वर है। तो आ है, बड़ा ई है, बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। 2018 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न, संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक यानी कि ऐसे लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसी को लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को ऐसे डा और लाघव चिन्ह ये लगा देंगे। तो संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए होता है। जैसे क्री, प्री, उ, कृपया पृष्ठ उलटिए, पी, टी, ओ, प्लीज टर्न। क्री, कृपया पृष्ठ उलटिए, ये संक्षेप या लाघव चिन्ह का प्रयोग है। अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए 2018 में पूछा था। तो अचल का अर्थ होता है जो चल न सके, यानी कि स्थिर रहे। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। तो अचल मतलब जो चल न सके उसको स्थिर कहेंगे, और अचला मतलब पृथ्वी। अचला क्या है? पृथ्वी है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ण तथा शब्द में। तो वर्ण क हो गया, शब्द क्या हो गया? कमल हो गया। तो वर्ण तथा शब्द में, यानी कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण तथा शब्द में अंतर एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए 2018। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। जैसे क हो गया, ख हो गया, अ हो गया, तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। चाहे वर्ण कहिए, क ख ग घ को, चाहे अक्षर कहिए, दोनों बात बराबर है। शब्दों की उत्पत्ति वर्णों से होता है। तो वर्णों से क्या होता है? शब्द बनता है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि निश्चित अर्थ होना चाहिए, ये नहीं कि कोई उल्टा सीधा अर्थ, निश्चित अर्थ होना चाहिए। तो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक। नेक्स्ट प्रश्न, दो सैकड़ा, तीन दहाई, एक इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनेगी? उत्तर 2018 में लिखना है। तो दो सैकड़ा, तो दो सैकड़ा यानी कि 2 गुणे 100, तीन दहाई यानी कि 3 गुणे 10, एक इकाई मतलब एक, यानी क्या हो गया? 200, फिर 30, फिर एक, तो क्या हो जाएगा? 2 3 1। बहुत लोग लिखेंगे 2 सैकड़ा 3 दहाई, तो क्या करेंगे? ऐसे भी जान लेंगे 2 सैकड़ा है तो सैकड़ा का स्थान पे रख देंगे 3 दहाई पे और एक इकाई पे, तो अभी भी 231 हो गया। लेकिन आपको ऐसे लिखना, तभी डीएलएड में नंबर मिलेगा, क्योंकि आप बेसिक बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेसिक नॉलेज देना है, उनको पीएचडी नहीं कराना है। 2018 में 6368 संख्या में प्रत्येक 6 का स्थानीय मान लिखिए 2018 में पूछा था। तो 6368 में तो 8 क्या आ जाएगा? 8 गुणे 10, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 6 गुणे 10 तो 60 हुआ है। ये 3 गुणे सैकड़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, और ये हजार है, तो क्या है? 6 गुणे 1000, तो 6000। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16,000, 10,00,000, 1,69,679 को हिंदी भाषा में लिखिए। तो 1,69,679 2018 में।
ये आप लोग लिख लेंगे। 48 से देखिए कुछ ही और बचा है, कुछ ही क्वेश्चन, घबराएंगे नहीं। ठीक है, आपका सोचिए एक ही वीडियो में आपका पूरा हो जाता है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा तिलक उत्तरी। ठीक है, 48 सेब, 48 सेब 4 बच्चों में बांटे गए। ठीक है, 48 सेब क्या हुआ, 4 बच्चों में बांटे गए, प्रत्येक बच्चे को कितना, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 12 से मिलेंगे। ये तो सवाल है, सिंपल ही आप लोग लगा लेंगे, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए 2019 में। तो 6, 3, 8, 5, 9, 7। तो आरोही मतलब बढ़ते हुए और अवरोही मतलब घटते हुए। जैसे 10 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, ये अवरोही है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि घटते हुए क्रम, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लिखा जाता है। इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो 9 लिख लिए हैं। सबसे उससे उससे थोड़ा सा छोटा क्या है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 3 है, ऐसे घटते क्रम में लिख देंगे। संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए 2019 में। तो संख्या या नंबर, इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। संख्या क्या है, इकाई, जैसे इकाई या इकाइयों, जैसे इकाई एक हो गई, इसको भी संख्या कहेंगे, या इकाई मिला देंगे, या कोई एक और इकाई मिला दीजिए, फिर के कोई एक और इकाई, फिर के कोई और इकाई, तो ये संख्या बनती जा रही है। तो इकाई या इकाइयों का मेल संख्या कहलाती है। देखिए कितना सटीक एग्जाम्पल दिया है डीएलएड में, इतना आप कभी पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए डीएलएड को हल्के मत लीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है इसमें। तो इकाई है, जैसे मान लीजिए 0 एक हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, तो ये संख्या है, ये क्या, ये इकाई है। जैसे 1 इकाई हो गया, फिर 2 इकाई, फिर 3 इकाई, फिर 4 इकाई, फिर 5 इकाई। तो देखिए ये संख्या क्या बन गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखिए 12,345 ये संख्या बन गया। तो इकाई या इकाइयों का आप मेल कराएं तभी तो ये संख्या बना है। अथवा कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है, देखिए जितनी बार इकाई आप लेंगे वो संख्या है। तो कोई भी इकाई जितनी बार ली जाती है वही संख्या है। कोई भी संख्या जो 10 अंकों की सहायता से लिखी जाती है वो अंक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दुनिया में जितने बने हैं संख्या, वो इसके बीच में ही बने हैं। यानी कि 0 से बनेगा, 1 से बनेगा, 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से। अब इसके अलावा कोई भी संख्या में इससे अलावा कोई और अंक आएगा ही नहीं। सोचिए, ये 10 संख्याएं हैं, उन्हीं 10 संख्याओं से पूरा दुनिया का संख्या बना है। जैसे 499, 6000, 1796 आदि। शून्य की संकल्पना, यानी कि जीरो का कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, बच्चों को आप इसका ज्ञान कैसे देंगे 2022 में। तो गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व स्पष्ट कीजिए, 2019 में पूछा है। तो किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई भी अंक नहीं है, ठीक है, किसी भी संख्या को लिखते समय यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि के स्थान पर कोई अंक नहीं है तो उसकी जगह शून्य लिखते हैं। यदि संख्या 8012 है तो इसे अंकों में निम्न प्रकार लिखेंगे। 8012 शून्य का इतिहास। यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि शून्य का आविष्कार कब और किसने किया, परंतु इसका प्रयोग वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक में होता रहा है। शून्य का आकार गोला है। शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त ने सर्वप्रथम 30 वर्ष की आयु में ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में शून्य की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, अ माइनस अ बराबर शून्य। शून्य के बारे में ब्रह्मगुप्त का योगदान सराहनीय है। शून्य के साथ जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी क्रियाओं को अच्छी प्रकार समझाया जाता है। शून्य का जोड़, शून्य में से शून्य का घटाना, शून्य में से शून्य का गुणा। ठीक है, चलिए लास्ट और है, शून्य से शून्य को भाग देने पर भाजनफल एक न होकर अनिर्णित या इनडिटरमाइंड होता है। यानी कि 0 से 0 भाग देंगे तो क्या जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इनडिटरमिनेट और निर्णित, यानी कि शून्य से शून्य में भाग देंगे, कितना आएगा अभी तक ज्ञात नहीं है। आप लोग इसका ज्ञात कर सकते हैं, नया आविष्कार करिए। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य क्या है, एक रेशनल नंबर है, याद रखेंगे। शून्य परिमेय संख्या है, ये तो आप लोग पता है। शून्य की विशेषता बताइए। शून्य की विशेषता क्या है, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर, मान ली संख्या 25 है, तो दाहिनी ओर रखेंगे तो क्या होगा, वो संख्या का 10 गुना हो जाता है, जितना बढ़ाएंगे उतना। जैसे 2 के दाहिनी ओर शून्य 20 प्राप्त होता है। किसी संख्या में अन्य संख्या जोड़ने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है, किंतु शून्य जोड़ने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो पता ही आपको। 5 में शून्य जोड़िए चाहे 6 में शून्य जोड़िए,
तो हमेशा वही संख्या आ जाएगी, कोई संख्या परिवर्तन नहीं होगा। शून्य में से कुछ घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। शून्य से भाग नहीं दिया सकता, शून्य से शून्य में भाग देंगे तो वो अनिर्णित या इनडिटरमाइंड होता है। दो अंकों वाली संख्या को दो अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। 2019 से पूछा है। उदाहरण, 54 को 25 से गुणा करो। तो दो अंकों वाली संख्या को दो अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है? तो दो अंकों वाली संख्या को दो अंकों वाली संख्या, मान लीजिए 25 ले लिए, दो अंकों वाली संख्या को दो अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया, ऐसे गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए गुणा किया है, 54 को 25 से गुणा करो, तो ये 54 है, अब 25 से गुणा कर दिया गया है, इसको दो छोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे, सिंपली बच्चों को बता देंगे इतना आ गया। इसमें क्या सीखना है, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। किया 54 को पहले 5 इकाई से गुणा किया, 54 पाँचे 270 को पहली पंक्ति में लिखो। फिर 54 को दो दहाई से गुणा किया, 54 108 इकाई का स्थान पर लगातार संख्या को दूसरी लाइन में लिखो। अंत में दोनों पंक्तियों का योग कर दिया 1350, यानी कि जैसे आप गुणा किए वो लिख देंगे, इधर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम लोग एक ही वीडियो में तो सारे लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं समाप्त कर पाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे तो जो 2016 17 18 19 20 21 22 23 24 25 का जो है, बस उसको ही हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, लगभग 1 घंटे का और क्लास रहेगा तो आपका पूरा इसमें का ये पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तब तक अब आप जाके आप लोग शांति शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भी सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलेंगे, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। जय हिंद।